जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए आज हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जो 60 से 62वीं बीपीएससी ने करवाया है 2016-17 में। उसको हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती में अपीयर होने वाले हैं, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होगी। कैसे भैया? क्योंकि आपको पता होगा कि चीजें बीपीएससी लगातार क्वेश्चन को रिपीट करती है। बीपीएससी ही नहीं, लगभग जो आयोग हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, चाहे वो बीपीएससी हो और यूपीपीसीएस हो या फिर कह सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी हो, लगातार सवालों को रिपीट करती है। तो आप अगर क्वेश्चन को लगा के जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, किसी गंदी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन ऐसा नहीं सेट करना है कि कुछ भी पूछे जा रहे हैं। एक आयोग का पैटर्न होता है, एक पूछने का लेवल होता है क्वेश्चन। उसी आधार पे बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर पेपर जो कराए हैं उसको हम लोग देखेंगे और डिक्टो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सवालों को देखेंगे और आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो 5 ऑप्शन है, धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पांचवा ऑप्शन कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उम्मीद है कि इससे जो है बहुत ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भैया एक स्थान है हरियाणा का, बनावली। हरियाणा में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो ये भी सवाल पूछ देता है कि बनावली कहाँ है, तो आप बताएंगे कि हरियाणा के सिहार जिले में। अच्छा, अब पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे एक व्यक्ति, उनके नेतृत्व में यहाँ जो है खुदाई हुई थी और यहाँ से टेराकोटा प्राप्त हुई थी। और क्या क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, मन के जो है यहाँ से प्राप्त हुए, हल की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था कहां से? महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठभोजक वंश से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए लगभग लोगों को ये पता है कि चेदी वंश के ये जो है शासक हुआ करते थे। कौन? कलिंग के जो नरेश है खारवेल, चेदी वंश से संबंधित। लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है वो ई माना है, यानी कि महामेघवाहन वंश से भी इनका संबंध था। किसका? चेदी वंश का। तो ये जो है, इनको जो चेदी वंश के शासक थे कलिंग नरेश खारवेल, इनको जो है महामेघवाहन या कलिंगाधिप या कलिंग नरेश कहा जाता था। तो इस वजह से इसका जो आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस वजह से हम ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। एक आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ पे ई ऑप्शन कैसे जो है सही हो सकता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गुप्त काल में आर्थिक उपयोग के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया है और उसमें कई क्षेत्र, जैसे वर्गीकरण में जैसे एक होता था क्षेत्र होता था, वास्तु होता था, चरागाह होता था, अपृहत होता था, खिल्य होता था। इस प्रकार से भूमि का वर्गीकरण किया गया है। तो वही पूछ रहा है कि अपृहत जो है वो किस प्रकार की भूमि थी। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपृहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अपृहत कहा जाता था। चारागाह भी पूछ लेता है, तो जो पशुओं की चारा योग्य, जहाँ पे पशु चराई होती थी या पशु जहाँ पे चरते थे जाके, उसे चारागाह कहा जाता था। अपृहत बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी। खिल्य अगर पूछे कि खिल्य भी एक दो बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि बंजर भूमि को खिल्य कहा जाता था। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन कह रहा है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ओदंतपुरी जो है शिक्षा का जो केंद्र माना जाता था वो किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया गया था किसके द्वारा? पाल वंश के प्रथम शासक हुआ करते थे, कौन? गोपाल। गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ पे? बिहार में। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बार सवाल पूछ दिया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो आप बताएंगे कि धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उदंतपुरी किसके द्वारा? तो आप बताएंगे कि पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल के द्वारा। ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि पाल वंश का प्रथम शासक कौन रहा है, तो आप बताएंगे कि गोपाल रहा है। उसी के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब बिहार में मुसलमानों का आक्रमण होता है, जैसे बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है तहस नहस कर दिया था। वो चीजें आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नामदेव, नरसिंहदेव, विजय और हरिदेव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कर्नाट वंश का जो संस्थापक रहा है वो कौन रहा है भैया? तो आप बताएंगे कि नामदेव। नामदेव ए इज द राइट आंसर। अच्छा, सवाल पूछ देता है कर्नाट वंश जो है इसकी राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे शिवरावगढ़ जो है कर्नाट वंश की राजधानी रही है और कर्नाट वंश की स्थापना नामदेव ने की थी। एक आध बार पूछा गया कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन रहे हैं, तो आप बताएंगे हरि सिंह रहे, है ना? हरि सिंह रहे। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। देखिए सवाल पूछ ही दिया है, कर्नाट वंश से जो है 60 से 62वीं बीपीएससी ने 2 सवाल पूछे हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक रहा है वो कौन रहा है, तो हरि सिंह रहे। हरि सिंह इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन रहा है? मौली कवि, बोध राजा, परमाल, विद्यापति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई वाला ऑप्शन परेशान करता होगा थोड़ा सा आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समस्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए इज द राइट आंसर। मौली कवि के द्वारा उद्वंत प्रकाश जो है लिखा गया था। अच्छा, इनकी एक दो रचनाएं और है, जैसे बाघ सिंह हो गया, उद्वंत विनोद हो गया, तो ये किसकी है? मौली कवि की है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। ये सब सवाल इतनी बार पूछे गए हैं भैया। दीवाने अर्ज, दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्त खराज, ये सब दिल्ली सल्तनत में जब आप पढ़ेंगे तो चीजों को देखेंगे और अच्छे से उस पर काम कर लीजिए, याद रहे चीजें। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहले सवाल किया तो देख लीजिए। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था किससे? शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, वित्त विभाग से और रक्षा विभाग से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दीवाने अर्ज जो है वो किससे संबंधित था, तो आप बताएंगे कि रक्षा विभाग से संबंधित था। ये दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज की विभाग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि बलबन के द्वारा। दीवाने अर्ज किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। बलबन जो है ये गुलाम वंश का एक शासक रहा है, बलबन। इसने जो है दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज का संबंध रक्षा विभाग से है। बलबन से 2-4 बातें अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि जैसे इसने सजदा और पैबोस प्रथा जो है चालू करवाई थी। लोह और रक्त की नीति इसने ही अपनाई थी। किसने? बलबन ने। ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल कह रहा है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दन खिलजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बख्तियार खिलजी। आपको पता होगा कि जब मोहम्मद गौरी भारत आया था, उसके बाद जब लूटपाट करके चला गया तो इसने जो है भारत में अपना प्रतिनिधित्व जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है बनाया था और बिहार और बंगाल के साइड में बख्तियार खिलजी को भेजा गया था और बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे
काफ़ी लूटपाट की। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बहुत ही विख्यात विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो गया, इन सबको तहस-नहस कर दिया था और उनके जो पुस्तकालय थे उनको जलाकर राख कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। और यही जो है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता रहा है। कौन? बख्तियार खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल क्या कह रहा है? नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। नालंदा बिहार का जो विध्वंसक रहा है वो रहा है बख्तियार खिलजी। ए इज द राइट आंसर। अभी हमने देखा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस-नहस कर दिया था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये कई बार सवाल पूछा गया है अलग-अलग एग्जामों में। बहमनी साम्राज्य, आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य लगभग 10-11 वर्षों के अंतर पे इनकी स्थापना होती है। पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है कब? तो आप बताएंगे कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। किसके समय में होती है ये भी पूछा जाता है। तो एक शासक हुआ है दिल्ली सल्तनत का, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अलग-अलग क्षेत्र से लोग हट के अपना जो है एक नए राजवंश की स्थापना करते थे। उसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हुई है और बहमनी साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हुई है। तो विजयनगर साम्राज्य से अगर सवाल पूछता है तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1136 ईस्वी में हुई थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हुई थी और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी। हसन गंगू को जो है, हसन गंगू को क्या कहा जाता था भैया? तो आप बताएंगे कि इसका नाम जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था और इसका मूल नाम हसन गंगू था। इसने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन, इसी को जो है इसका जो मूल नाम था वो हसन गंगू था और इसी ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ? दक्षिण भारत में। पूछा जाए किसका समय था उस समय, कौन दिल्ली में शासन कर रहा था, तो आप बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है फारसी यात्री होना चाहिए। फारसी यात्री जो है कौन? अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो 5 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अब्दुल रज्जाक की बात कर रहा है तो आप बताएंगे कि देवराय द्वितीय के समय में ये भारत आया था। कहाँ का था? तो फारसी यात्री था। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कृष्णदेवराय का जो शासन रहा है वो 1422 से लेके 1446 ईस्वी तक रहा है और यही बहुत ही प्रतापी शासक रहा है दक्षिण भारत का। तो आप बताएंगे कि देवराय जो है के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके समय में? किसके समय में वे थे ये? कौन? दसवंत और बसावन क्या थे? ये चित्रकार थे। किसके समय में थे? तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, अकबर के समय में दसवंत और बसावन प्रमुख जो है चित्रकार थे। पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? तो आप बताएंगे शाहजहां के समय को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और पूछा जाए कि जो मुगलिया साम्राज्य है सबसे निरंकुश शासक कौन रहा है? तो औरंगजेब रहा है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, 1844 से 46, 1951-52 और 1855-56। कई बार ये सवाल पूछा गया है अलग-अलग एग्जामों में। ऐसे सवालों को बिल्कुल गलत नहीं करना है और यकीन मानिए कि बीपीएससी कई बार रिपीट करती है इन सब सवालों को, तो आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर,
1855-56 में क्या संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ है? तो भागलपुर के जो राजमहल वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये विद्रोह हुआ था। किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू और चांद और भैरव इन लोगों ने मिलके संथाल विद्रोह किया था। कब? 1855-56 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये सवाल कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बस थोड़ा सा हेर फेर नाम में कर देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। कह रहा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। अगर कहे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या कहे अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसको लिख लीजिए आप लोग। अखिल भारतीय किसान सभा, चाहे कहे सभा या चाहे कहे किसान कांग्रेस, दोनों सेम है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 1936 में हुई है। स्थापना जो है ये कब हुई है? 1936 में हुई है। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पूछा जाता है तो अध्यक्ष आप बताएंगे कौन रहा है अध्यक्ष? तो सहजानंद सरस्वती रहे हैं। सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती रहे। और पूछा जाए महासचिव कौन रहे हैं? महासचिव, तो महासचिव कौन रहे? तो आप बताएंगे एनजी रंगा रहे। कौन? एनजी रंगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये कई बार सवाल पूछा गया है। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस पूछे या पूछे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? 1936 में हुई है। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती रहे। इसके महासचिव एनजी रंगा रहे हैं। और पूछा जाता है ये कि कब कहाँ पे जो है इसकी स्थापना हुई थी? तो आप बताएंगे कि लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में इसका जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। कब? 1936 में। और सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष रहे हैं, एनजी रंगा इसके महासचिव रहे। कई बार सवाल पूछा गया है। अच्छा, एक बार ये भी पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा तो हो गया, अब पूछा जाता है बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ स्थापित हुई थी या कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1929 में सोनपुर में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके भी अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन महासचिव पूछे तो श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और सिर्फ पूछे किसान सभा तो आप बताएंगे 1922-23 में। कहाँ? मुंगेर में। कौन? मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। कहाँ? 1922-23 में मुंगेर में। मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिन्हा। अगर पूछे बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा तो 1929 में। अखिल भारतीय किसान सभा या अखिल भारतीय किसान कांग्रेस तो 1936 में। एक सवाल और पूछा जाता है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या पूछ देता है कि किस अधिनियम के तहत 1936 में बिहार जो है, खैर छोड़िए वो जब सामने आएगा सवाल तो हम उसको देखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए भैया, अगर सवाल अच्छे लग रहे हो आपको और लग रहा हो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा। थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये भी सवाल पूछ दिया उसी साल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। कौन चुना गया था प्रथम अध्यक्ष? तो अभी हमने देखा पहले अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और अगर पूछे महासचिव कौन था तो आप बताएंगे कि एनजी रंगा, इनको महासचिव बनाया गया था। महासचिव से भी सवाल पूछ देता है। चलिए देखिए आप लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं? आचार्य नरेंद्र देव में कई बार समस्या हो जाती है, आचार्य नरेंद्र देव में और जयप्रकाश नारायण में। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब समाजवादी शब्द आए तब इनका नाम शामिल करिएगा कि जैसे
बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात आएगी तो आप बताएंगे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों को शामिल किया जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी को जो है। और बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो गठन हुआ है वो 1931 में हुआ है। कब हुआ है? 1931 में हुआ है। वही दूसरा सवाल ये पूछ देता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी अथवा तो बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी अथवा तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तीनों एक ही चीज है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तीनों जो है एक ही बात है, अलग अलग नाम से सवाल पूछ देता है एग्जाम में। इसका जो गठन हुआ है 1934 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे और जो महासचिव थे वो कौन बनाए गए थे? जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया गया था। और इसकी स्थापना 1934 में कहा? अंजुमा इस्लामिया हाल में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सदस्यों की बात करेगा अगर तो इसके सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ला जैसे लोग शामिल थे। तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये भी सवाल रिपीटेड है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? क्लायू मत करिएगा। क्लायू, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनस कार्टिस का नाम, पूरा नाम लियोनस कार्टिस, ये थोड़ा सा कट गया है भैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टिस या लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। आपने देखा होगा कि 1919 में जब मौलवी मिंटो सुधार आया था 1909 का, उसके बाद 1919 में आया था क्या? भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई थी और इसी को कहा जाता है द्वैध शासन। उसमें दो विषय थे, एक आरक्षित विषय, एक स्थानांतरित विषय। आप लोगों ने चीजों को पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर हल कर रहे थे, इसी क्रम में आज इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके कुछ काम की हो, तो भैया चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।